Welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th January 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Qatar-Saudi ties restored, and this topic is important from our syllabus paper 3 international issues point of view, and it is also useful for political science optional students. So सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। 2017 में सऊदी अरबिया ने कतर के साथ अपने सारे डिप्लोमेटिक टाइज रोक दिए थे, बंद कर दिए थे, और इसके साथ साथ बाकी जो अरबिक कंट्रीज़ हैं जो सऊदी अरबिया को सपोर्ट करते हैं जैसे यूएई, ओमान, बहरीन, इन लोगों ने भी कतर के साथ अपने रिलेशंस को रोक दिए थे, ब्लॉक कर दिया था, खासकर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ को। तो ज़रा समझते हैं इस ब्लॉकेट के पीछे कारण क्या था। तो जो कारण बताया गया था, फॉर्मल तरीके से जो कारण बताया था सऊदी अरबिया ने, वो था दैट कतर इज़ सपोर्टिंग रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स लाइक मुस्लिम ब्रदरहुड एंड हमास। तो ये फॉर्मल स्टेटमेंट रिलीज़ किया था सऊदी अरबिया ने कि कतर टेररिस्ट ग्रुप्स, रेडिकल इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट ग्रुप जैसे कि मुस्लिम ब्रदरहुड या हमास को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो काफ़ी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके काफ़ी रेडिकल अप्रोच हैं खासकर इस्लामिक प्रिंसिपल्स को लेकर के। तो कहीं ना कहीं आप इसको बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड बस एक, आप इसको टेररिस्ट ग्रुप की तरफ फॉर्मली नहीं जाना जाता है, ये रेडिकल एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है, पर इसके कई सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी या वायलेंट एक्टिविटीज़ में भी एंगेज्ड है। इसके अपने पॉलिटिकल विंग्स भी हैं। इजिप्ट में इसकी सरकार भी बनी थी 2011 में जब मोहम्मद मोर्सी प्रेसिडेंट थे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक राइट विंग, वेरी वेरी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है जो कभी कभार रेडिकल हो जाती है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी इंगेज हो जाती है, और उसको सपोर्ट करता है कतर अलॉन्ग विद टर्की। ये इक्वेशंस आपको समझने हैं, ऐसा माना जाता है। और ये कारण बता करके कि कतर सपोर्ट कर रहा है मुस्लिम ब्रदरहुड को, कतर सपोर्ट कर रहा है हमास को। हमास भी एक तरह का फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपको तो पता ही होगा, ये पहले भी कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ, जो गाजा स्ट्रिप वाले एरिया से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करता है अगेंस्ट इजराइल स्टेट फॉर द राइट ऑफ पैलेस्टीनियंस। तो कतर इन दोनों को सपोर्ट करता है। ऐसे एलिगेशंस लगा करके ये अरबिक कंट्री, सऊदी अरबिया जिसमें लीडर था, यूएई, कुवैत, इन लोगों ने कतर के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को रोक दिए। लेकिन जो मेन कारण था, ये तो फॉर्मल कारण बताया सऊदी अरबिया ने क्यों वो कतर से रिलेशंस तोड़ रहे हैं 2017 में, लेकिन एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द रियल रीज़न इज समथिंग एल्स। द रियल रीज़न बिहाइंड विड्रॉइंग इट्स डिप्लोमेटिक टाइज विथ कतर वाज ग्रोइंग डिप्लोमेटिक टाइज ऑफ कतर विथ ईरान। तो कतर के ईरान के साथ रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव हो रहे थे, और ये इंपॉर्टेंट कारण बताया जाता है बाई एक्सपर्ट्स कि क्यों सऊदी अरबिया ने कतर के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाए। तो अब कतर के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाए गए क्योंकि कतर ईरान के साथ प्रॉक्सिमिटी डेवलप कर रहा था। तो ये तो आपको पता ही है कि सऊदी अरबिया एंड ईरान आर वेरी मच हॉस्टाइल टू ईच अदर। दीज आर द टू मेजर ब्लॉक्स ऑफ वेस्ट एशिया, और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी है डिस्पाइट द फैक्ट दैट बोथ आर इस्लामिक कंट्रीज़। लेकिन सऊदी अरबिया इस्लामिक तो है, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज़ में भी, इस्लाम के अंदर भी ये सुन्नी सेक्ट को बिलीव करता है और इसका कल्चर पूरी तरह से अलग है। इट फॉलोज़ अरबिक कल्चर, जबकि ईरान ये सिया ग्रुप को बिलोंग करता है और इसका कल्चर बिल्कुल सऊदी ग्रुप से अलग है, इसका पर्शियन कल्चर है। तो ये ईरान और सऊदी का कन्फ्लिक्ट तो हम पहले भी कई दफ़ा देख चुके हैं। ईरान के साथ साथ सीरिया है और लेबनान है, ये कुछ हद तक पर्शियन कल्चर को फॉलो करते हैं और सिया ग्रुप हैं। बाकी सारे जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर वो सुन्नी ग्रुप हैं और अरबिक कल्चर को फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग कतर। लेकिन अब जरा समझते हैं कि कतर डिस्पाइट बीइंग अ सुन्नी कंट्री व्हाई इट स्टार्टेड टू टेक अ प्रो ईरान पॉलिसी। क्यों ये ईरान के साथ प्रॉक्सिमिटी डेवलप करने लगा, जिस कारण से 2017 में सऊदी अरबिया को इसके साथ रिलेशंस तोड़ने पड़े। तो इसके पीछे कारण समझते हैं। इसके पीछे इकोनॉमिक कारण है। देखिए, कतर शेयर्स ए ह्यूज गैस फील्ड विथ ईरान। यहाँ पे आप देखिए, ये है कतर और ये पर्शियन गल्फ के अंदर ये पार्ट आप देख सकते हैं, साउथ पार्ट्स एंड नॉर्थ फील्ड। ये येलो कलर से जो हमने दिखाया नॉर्थ फील्ड, ये पर्शियन गल्फ के अंदर ही एक गैस फील्ड है।
काफ़ी ज़्यादा नेचुरल गैस यहाँ से मिलता है। और ये साउथ पार, ये ग्रीन कलर से जो हमने दिखाया है, ये ईरान का पार्ट है गैस फील्ड का, मतलब ये ग्रीन वाला जो साउथ पार्ट इट बिलोंग्स टू ईरान। और ये पूरे के पूरे गैस फील्ड में बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस रिजर्व है, और इस गैस फील्ड के नेचुरल गैस को मिल करके एक्सट्रैक्ट कर रहे थे कतर और ईरान, और इस कारण से दोनों के बीच में इकोनॉमिक प्रॉक्सिमिटी डेवलप हो रही थी। लेकिन फिर हुआ क्या, कतर और ईरान के प्रॉक्सिमिटी के कारण कतर के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए सऊदी अरबिया ने, और कारण बताया कि कतर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहा है। लेकिन अब रियल कारण आपको पता चल ही गया होगा क्यों कतर के ऊपर सैंक्शंस लगाए। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है क्योंकि कतर और ईरान मिल करके इस इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को ला रहे थे, और सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में मेजर हॉस्टिलिटी है। हुआ क्या कि 2017 में 2016 में जब यूएस पुल्ड आउट ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील, उसके बाद ईरान के साथ ट्रेड करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। फिर भी कतर कंटिन्यूड विथ इट्स प्रोजेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम दिस एरिया। उसके बाद फिर यूएस के इंसिस्टेंस पे, आपको तो पता है कि यूएस और सऊदी अरबिया मेजर अलाई, सऊदी अरबिया यूएस का एक मेजर अलाई है वेस्ट एशियन पार्ट में, तो सऊदी अरबिया यूएस के इंसिस्टेंस पे उसने कतर के ऊपर इस तरह के ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। ये तो 2017 की बात थी कि सऊदी अरबिया ने कतर के ऊपर सैंक्शंस लगाए क्योंकि कतर ईरान के साथ प्रॉक्सिमिटी डेवलप कर रहा था। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं कि कतर एंड सऊदी अरबिया आर नाउ हैव स्टार्टेड अ प्रोसेस ऑफ रीस्टोरेशन ऑफ फुल फ्लेजेड डिप्लोमेटिक टाइज। सो जो डिप्लोमेटिक टाइज 3 साल पहले लगभग पूरी तरह से इन्होंने तोड़ लिया था, अब उसको वापस से रीस्टोर करने का प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया है। एंड दिस डील हैज़ बिन ब्रोकर्ड बाई कुवैत, दैट इज़ अनदर गल्फ कंट्री। ये 6 कंट्री गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं, जिसमें कुवैत भी एक मेंबर है। पहले भी मैं करा चुका हूं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यूपीएससी में 2016 में पूछा भी था। तो कुवैत ने ये डील ब्रोकर कराई है कतर और सऊदी अरबिया के बीच में। अब ये आर्टिकल हम क्यों पढ़ रहे हैं? कतर और सऊदी अरबिया के बीच में डिफरेंसेस हुए हैं, अब वो वापस से डिप्लोमेटिक टाइज रिस्टोर कर रहे हैं। इससे इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जरा समझते हैं कि वाई दिस न्यूज़ इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। देखो, इंडिया के लिए दोनों ही कंट्री कतर और सऊदी अरबिया इंपॉर्टेंट हैं, और इंडिया दोनों ही कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करता रहा है। लेकिन जब इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंसेस हो गए थे 2017 के बाद से, तो उसके बाद से इंडिया के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था इन दोनों कंट्रीज़ के साथ साइमल्टेनियसली अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए रखना। दैट वाज ए डिफ़िकल्ट टास्क फॉर इंडिया, और दोनों ही कंट्री इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडिया किसी का भी साइड नहीं ले सकता था। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दोनों ही कंट्री एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कतर इज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू इंडिया, लगभग हमारा 70% जो हम इंपोर्ट करते हैं नेचुरल गैस का वो कतर से आता है। जबकि सऊदी अरबिया इज सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया आफ्टर इराक, तो हम सबसे ज़्यादा इराक से तेल खरीदते हैं, उसके बाद सऊदी अरबिया से खरीदते हैं। तो दोनों ही कंट्री हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट थे। इंडियन डायस्पोरा के वेलफेयर का अगर बात करें तो भी दोनों ही कंट्री हमारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लगभग 7 लाख इंडियंस कतर में रहते हैं, जबकि लगभग 15 लाख इंडियंस सऊदी अरबिया में रह करके काम करते हैं और रेमिटेंसेस अर्न करके इंडिया में भेजते हैं। तो डायस्पोरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों लगभग इक्वली इंपॉर्टेंट है। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों कंट्री इक्वली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। देखिए, कतर और सऊदी अरबिया, यहाँ की जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, कई सारे लोकल ग्रुप्स सिविल सोसाइटीज़ वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंड करते हैं। कई सारे लोकल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो वहाँ के सिविल सोसाइटी जिनको फंड करती है, और वो इंडिया के अंदर खासकर जम्मू एंड कश्मीर रीजन में वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाते हैं। और यही कारण है कि भारत सरकार चाहती है कि कतर और सऊदी अरबिया दोनों की सरकारों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखे, ताकि वो वहाँ के सिविल सोसाइटीज़ की फंडिंग को रोक पाएँ और वहाँ से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ प्रमोट होती हैं अगेंस्ट इंडिया उसको काउंटर किया जाए। कई दफ़ा स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स को ये बात अच्छे से समझनी है कि जो वहाँ की सरकारें हैं, सऊदी अरबिया और कतर की सरकारें हैं, वो तो इंडिया के साथ उनके डिफेंस कॉपरेशन है, वो इंडिया के अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं स्प्रेड करते। लेकिन वहाँ के जो लोकल ग्रुप्स हैं, कई सारे वहाँ पे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उन्होंने कई सारे ऐसे ग्रुप्स बना रखे हैं जिनके लिए मैंने टर्म इस्तेमाल किया सिविल सोसाइटीज़। वो लोग काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट हैं और वो इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, और उनके पास पैसा तो है ही है, और वो इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स को फाइनेंस करते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान।
तो वहाँ पे एक तरह का डिस्कनेक्ट है सरकार और सिविल सोसाइटीज़ के बीच में। द गवर्नमेंट्स आर प्रो इंडिया वाइल द सिविल सोसाइटीज़ हैव अ फीलिंग दैट इंडिया इज़ एन एंटी इस्लाम कंट्री, और वो इस तरह की एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। और यही कारण है कि भारत सरकार इन दोनों कंट्रीज़ की सरकारों के साथ अच्छे रिलेशंस बना करके रखना चाहती है ताकि टूरिज्म को रोका जा सके, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये कारण है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जब हॉस्टिलिटी हुई थी तो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्टी आ गई थी। अब जब दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज वापस से डेवलप हो रहे हैं तो इंडिया के लिए अपनी पॉलिसी को वेस्ट एशिया में स्ट्रेंथन करना अब फिर से आसान हो जाएगा। और ये कारण है कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। The next article is taken from international segment. It is about US Capitol Hill seize, and this topic is important from our syllabus paper 1 essay point of view. It is also useful for political science optional students. सबसे पहले करंट न्यूज समझते हैं। तो देखिए, an armed and angry mob of Trump supporters stormed Capitol Hill and clashed with people. पहले समझते हैं कि कैपिटल हिल है क्या। देखो, कैपिटल हिल इज सीट ऑफ यूएस गवर्नमेंट। जैसे इंडिया के अंदर रायसीना हिल इज सीट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सीट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस, वो सब वहाँ पे रायसीना हिल्स में है। वैसे ही दिस कैपिटल हिल इज सीट ऑफ यूएस गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ कैपिटल हिल्स में ही उनका लेजिस्लेटिव ब्रांच भी है, ये जो यूएस के अंदर कांग्रेस नाम से जाना जाता है, लेजिस्लेटिव ब्रांच। उसके दो यूनिट है, जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही यूएस के अंदर जो उनकी लेजिस्लेटिव ब्रांच या कांग्रेस है उसका नाम है सीनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। उनकी भी बिल्डिंग यहीं पे है और इस कैपिटल हिल पे, और ये जो कैपिटल हिल है दैट इज़ इन वाशिंगटन डीसी। अब जरा समझते हैं कि वाई दिस अटैक हैपेंड। तो देखो, इस कैपिटल हिल के अंदर जो कांग्रेस की बिल्डिंग है, मतलब जो लेजिस्लेटिव ब्रांच की बिल्डिंग है, वहाँ पे फाइनल काउंटिंग प्रोसेस हो रहा था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज वोट का। अब आप बोलेंगे कि सर 1 महीने पहले ही, 1.5 महीने पहले ही रिजल्ट आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं और जो बिडेन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और अब किस बात की काउंटिंग हो रही है। तो ज़रा इस बात को ध्यान से समझिए। वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स की में वोटिंग होती है और अलग अलग स्टेट्स के इलेक्टोरल कॉलेज का वोट काउंट होता है, और टोटल इलेक्टोरल कॉलेज है 538, उसमें से 270 यानी कि मेजॉरिटी चाहिए टू गेट इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। तो जब काउंटिंग होने में इनके काफ़ी वक्त लग जाता है, 1.5-2 महीने का वक्त लग जाता है। तो जैसे ही जो बिडेन को 270 सीट्स पक्की हो गई, उनके इलेक्टोरल कॉलेज 270 सीट्स पे जीत गए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके पार्टी डेमोक्रेट के रिप्रेजेंटेटिव्स, तभी जो बिडेन को इलेक्टेड मान लिया गया, जीता हुआ मान लिया गया। लेकिन कई सारे स्टेट्स में अभी भी रिजल्ट्स आने बाकी थे, फॉर एग्जांपल जॉर्जिया। अब उन सारे स्टेट्स के रिजल्ट आ चुके हैं और अब फॉर्मली एक फाइनल, समझो तो एक फॉर्मेलिटी के लिए कि फाइनल काउंटिंग करके बताना है कि किसको कितनी वोट्स मिली, और उसके हिसाब से जो बिडेन को फॉर्मली इनवाइट करना था टू टेक द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, और इसके हिसाब से फिर 20 जनवरी को जो बिडेन प्रेसिडेंट पोस्ट को ऑफिशियल तरीके से ले लेंगे। ये सब प्रोसेस हो रहा था, समझो कि एक फॉर्मेलिटी की वाली प्रोसेस हो रही थी इस कांग्रेस में, दैट इज इनसाइड द कैपिटल हिल ऑफ यूएस। अब जब ऐसा हो रहा था, मतलब मोर और लेस अब ट्रंप को फॉर्मली बाहर किया जा रहा था फ्रॉम द सीट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, फ्रॉम द ऑफिस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, तो उनके सपोर्टर्स ने बिल्कुल सीज कर लिया कैपिटल हिल को, इस तरीके से आर्म्ड अटैक कर दिया। हज़ारों की संख्या में वहाँ पे उनको, पुलिस को उन्होंने भी पीटा, कई सारे 4-5 लोगों की डेथ भी हो चुकी है अभी तक ये सीज चल ही रहा है। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें ऐसा क्या है जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जरा समझते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं कि इस पूरे इलेक्शन में रिगिंग हुई है, कहीं ना कहीं बेईमानी हुई है, काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है, और इस कारण से वो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस फ्लॉड था। अब ये इवेंट से हम क्या समझते हैं, देखिए, दिस पर्टिकुलर इवेंट हाईलाइट्स दैट इवन द कंट्री लाइक यूएस विच बोस्ट्स ऑफ बीइंग वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज फार अवे फ्रॉम प्रैक्टिसिंग ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इसको एज इट इज स्टेटमेंट को आपको लिखना है। देखिए, डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, इसकी एफिशिएंसी पे, इसकी जेन्युइनिटी पे कई बार सवाल उठते रहे हैं, और
इंडिया को माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारे यहाँ भी कितने सारे फ्लॉज हैं। बूथ कैप्चरिंग होती थी पहले, अभी भी कास्ट बेस्ड वोटिंग होती है, रिलीजन बेस्ड वोटिंग होती है। लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। वोट देने से पहले अगर आपको पता नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो के बारे में, तो भी वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। ट्रू डेमोक्रेसी के लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बात तो तय है कि इंडिया विच कंसिडर इटसेल्फ टू बी द वर्ल्ड्स, और इंडिया दैट बोस्ट इटसेल्फ टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। हम खाली प्रोसीजर कराते हैं, इलेक्शन करा देते हैं, ऐसा बहुत सारे थिंकर्स का मानना है। लेकिन ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी अभी आना बाकी है। डेमोक्रेसी के लिए टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर द ऑपोजिशन, वो सारी चीज़ें अभी होना बाकी हैं। अब यूएस जो अपने आप को दुनिया का सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक कंट्री मानता था, वहाँ की भी आप हालत देखिए। वहाँ पे भी आप डेमोक्रेसी के नाम पे किस तरह के एक्शंस हो रहे हैं वो जरा देखिए। इट इज़ फार अवे फ्रॉम प्रैक्टिसिंग ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरीके का आपको एग्जाम्पल लिखना है कि दुनिया में अभी कहीं भी ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को देखा जाना अभी भी बाकी है। ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के दो इंपॉर्टेंट फीचर होने चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पहला फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, और इसी पे सवाल उठा दिया है ट्रंप के सपोर्टर्स ने। तो अगर उनके सपोर्टर्स नहीं मान रहे हैं, ट्रंप भी मानने से इनकार कर रहे हैं, मतलब दुनिया की जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है वहाँ पे भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। उसका दूसरा इंपॉर्टेंट एसेंशियल फीचर है ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का, दैट द गवर्नमेंट शुड एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल एंड द ऑपोजिशन। जो भी सरकार जीत करके आए उसकी लेजिटिमेसी होनी चाहिए, लोगों को मानना चाहिए, उनके अंदर फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ इस सरकार के पास मेजॉरिटी है, ये सरकार के पास लोगों का सपोर्ट है। ऑपोजिशन को भी ये बात फीलिंग होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अदरवाइज तो ये आर्म्ड एरिस्टोक्रेसी हो गई कि आपने जबरदस्ती पावर कैप्चर कर लिया, ऑपोजिशन को चुप करा दिया। इस तरह के एलिगेशंस अगर यूएस में लग रहे हैं तो समझ लीजिए कि दुनिया में अभी कहीं भी ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अभी तक तो प्रैक्टिस नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर इस तरह का आर्गुमेंट कभी आप लिख रहे हैं तो विंस्टन चर्चिल का ये कोट भी आप लिख सकते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। He said, "Democracy is the worst form of government except for all others." तो इन्होंने कहा कि देखिए डेमोक्रेसी में भी कई सारे फ्लॉ हैं, ये तो बहुत ख़राब है, लेकिन बाकी सबसे अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन, मोनार्की, इन सब से तो फिर भी अभी तक बेहतर है। मतलब इट इज़ बेस्ट practicable form of government, but yet there are many flaws in democracy that needs to be done away. इस आइडिया को आप डेमोक्रेसी पे जब भी ऐसे आए इस आइडिया को जरूर यूज़ करेंगे। The next article is taken from environment segment. It is about Asian water bird census. This topic is important from our syllabus, paper 4, biodiversity point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर एशियन वाटर बर्ड सेंसस कराया गया। अब ये न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा। एटमैक्स हो सकता है पूछ ले कि कौन से स्टेट में एशियन वाटर बर्ड सेंसस कराया गया था, आंसर विल बी आंध्र प्रदेश। लेकिन ये न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, और आप समझो कि ये जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस था दैट वाज कंडक्टेड विथ हेल्प ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और हम देखेंगे। कौन कौन से साइट्स पे यह वाटर बर्ड की सेंसस कराई गई है, काउंटिंग कराई गई है, तो वह है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोल्लेरू लेक एंड कृष्णा सेंचुरी। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम समझेंगे। और इस ओवरऑल सेंसस में एक इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई कि जो एक बर्ड है वाटर बर्ड इंडियन स्कीमर, उसकी पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एट काकीनाडा कोस्ट। तो सबसे पहले इस इंडियन स्कीमर बर्ड के बारे में समझते हैं। जो भी बर्ड्स इस तरह के स्पीसीज न्यूज़ में रहते हैं उनसे रिलेटेड पीटी में सवाल आ जाते हैं, इस कारण से पहले हम लोग इस इंडियन स्कीमर बर्ड के बारे में समझ लेते हैं। इट इज़ अ वाटर बर्ड। वाटर बर्ड मतलब दिस बर्ड प्रेफर्स टू लिव नियर वाटर बॉडी, उस वजह से बर्ड्स को हम कहते हैं वाटर बर्ड। एंड दिस बर्ड इज़ फाउंड मेनली एट 2 places, वन एट चंबल रिवर, नियर चंबल रिवर इन सेंट्रल इंडिया, एंड सेकेंड एट काकीनाडा कोस्ट नियर कोल्लेरू इन आंध्र प्रदेश। तो ये देखो ये है गोदावरी रिवर का डेल्टा यहाँ पे बन रहा है, ये गोदावरी रिवर है उसका डेल्टा यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे नीचे है कृष्णा रिवर उसका डेल्टा बन रहा है, और उससे गोदावरी से ईस्टर्न साइड में है काकीनाडा, और ये कोस्ट पे अक्सर ये बर्ड मिलती है इंडियन स्कीमर, और ये IUCN रेड डाटा बुक में इसका स्टेटस है इंडेंजर्ड। अब कोल्लेरू लेक के बारे में भी समझ लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ इंडिया एंड इट इज़ ऑल्सो अ रामासार साइट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेटलैंड। इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज वेल दैट वाज डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1999 अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये देखो कोल्लेरू लेक, इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स तो मैंने यहाँ मैप करके दे रखा है, जैसे पुलिकट,
कोल्लेरू, चिलिका, सांबर एंड वुलार, ये सब 5 नाम तो जरूर याद रखना। ये उसमें से भी ये कोल्लेरू लेक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और ये गोदावरी और कृष्णा रिवर के डेल्टा के बीच में है ये कोल्लेरू लेक, और गोदावरी से ऊपर में यहाँ पे काकीनाडा कोस्ट, और यहीं इस सारे एरिया में ये इंडियन स्कीमर बर्ड मिलती है। और अब कोल्लेरू लेक से रिलेटेड ऑलरेडी यूपीएससी में सवाल आ चुका है। अभी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में ज़रा समझ लेते हैं, जिसने ये बर्ड सेंसस कराने में आंध्र प्रदेश सरकार की मदद की है। ये इंडिया की सबसे पुरानी एनजीओ है विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट फील्ड की सबसे पुरानी एनजीओ, इस बात को याद रखना। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1883 एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज पार्टनर ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इन इंडिया। तो बर्ड्स को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट सेंसस कराए जाते हैं, जो भी कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, उसका इंडिया में पार्टनर है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में आया था। अब इस सवाल को जरा ध्यान से देखो, इससे एक और टेक्निक हम समझेंगे, एलिमिनेशन मेथड। देखो, आपको मान लो कि ये 3 ऑप्शंस नहीं पता है कि वेटलैंड्स और उनके रिवर कौन से हैं, इसको आपको मैच करना है। आपको 3 में से बस कोई 2 ऑप्शन नहीं पता है, बस एक पता है। मान लो कोल्लेरू आपको पता है, कि आपको याद आ गया कि अरे ये तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में था, और ऑप्शन दिया है कि इट इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूसी एंड कृष्णा रिवर। इसका मतलब आपको एक बात तो पता चल गई कि ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अब बस इतने से ही आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता चल गया कि थर्ड गलत है, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं। आपको फर्स्ट और सेकंड के बारे में नहीं पता है, तब भी आपको एक बात तो पता है कि थर्ड गलत है, तो इससे आप कह सकते हैं कि न डी हो सकता है, न सी हो सकता है, न बी हो सकता है। अपने आप आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल जरूर करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि हर एक सवाल में आपको सारे के सारे ऑप्शंस पता ही हो, फिर भी आप एलिमिनेट करके सही आंसर निकाल सकते हैं। The next article is taken from economy segment. It is about Ujala and a street lighting national program scheme, SLNP scheme. This topic is important from our syllabus paper 4 infrastructure point of view. सो देखिए, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, न्यूज़ समझ लेते हैं। देखिए, भारत सरकार ने हाल फिलहाल में एक इस तरह की पीआईबी ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ करके बताया कि उजाला स्कीम और स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम स्कीम के 6 साल पूरे हो गए हैं। अब ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी मैंने ये न्यूज़ पीआईबी से, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से इसलिए कवर किया है ताकि उजाला स्कीम और स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के बारे में आपको बता सकूं। तो सबसे पहले उजाला स्कीम के बारे में समझते हैं। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ये है नाम उजाला स्कीम का फुल फॉर्म। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसका पर्पस ही था कि जो भी हमारे देश के हाउस होल्ड्स हैं, इस तरह के जो भी छोटे छोटे परिवार हैं, उन सब को इनकरेज किया जाए कि वो अपने घरों में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें। एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करने से होगा क्या कि पावर सेव होगा। उसके अलावा जब पावर सेव होगा तो हमें थर्मल पावर प्लांट्स को कम चलाने होंगे। जब थर्मल पावर प्लांट्स को कम चलाने होंगे तो कार्बन इमिशन कम होगा, और इनकी ओवरऑल इनके बिल भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएंगे। तो ये है था पर्पस उजाला स्कीम का, सारे हाउस होल्ड्स को इनकरेज करना कि वो एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल करें। दूसरा स्कीम स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। ये जैसा आप नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें स्ट्रीट लाइट्स में एलईडी, स्ट्रीट लाइट्स को जो पहले कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स थे उसके जगह पे एलईडी को लगाना काम था। इसमें एक बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि जो पूरा का पूरा स्कीम था, इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ या लोकल गवर्नमेंट से पैसा नहीं लिया गया था। दिस प्रोग्राम वॉज रन बाई एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ये एक भारत सरकार की कंपनी है, और नॉट डायरेक्ट भारत सरकार की कंपनी नहीं है, भारत सरकार की 4 कंपनियों ने मिलकर के इसको खोला है। तो उस पर अभी आएंगे। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में समझते हैं। देखिए, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL, इसी ने ये दोनों स्कीम चलाया है, उजाला एंड स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। ये दोनों स्कीम इसी ने चलाया है, और ये EESL को 2009 में बनाया गया था ताकि हमारे देश के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके, मतलब पावर कंजम्पशन को इंक्रीज करे। यही 5 स्टार रेटिंग जो अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा 3 स्टार 4 स्टार, वो यही ऑर्गेनाइजेशन से देती है। और ये EESL को हमारे देश के 4 PSUs ने मिल करके बनाया है। NTPC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिल करके बनाया है EESL को। The next article is taken from Assam segment. It is about Dhansiri irrigation project. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view, and idea discussed here can be also used in ethics paper 5.
तो देखते हैं करंट न्यूज़ क्या है। करंट न्यूज़ काफ़ी सरल है। देखिए, धनसिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट उदालगिरी डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जा रहा था। द मेजर प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1974-75। Even after 45 years of the project, it is yet to be completed. ये 74-75 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, लेकिन आज तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। इनिशियल इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट था ₹15 करोड़। धीरे धीरे इसके डिले होने के कारण फाइनली इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट हो गया है 567 करोड़, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। दिस इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ओवररन। जो भी भारत सरकार के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक मेजर प्रॉब्लम होता है टाइम एंड कॉस्ट ओवररन। टाइम पे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता टाइम पे तो फिर से बजट को एलोकेट करना पड़ता है, कॉस्ट ओवररन होता है, कॉस्ट बढ़ता है। तो ये टाइम एंड कॉस्ट ओवररन इज ए गुड एग्जांपल। मतलब टाइम एंड कॉस्ट ओवररन इज वन मेजर रीजन बिहाइंड लैगिंग ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। इट इज़ वन मेजर रीज़न बिहाइंड इंडिया करप्शन इन इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। क्योंकि हम लोग टाइमलाइन को फिक्स करते नहीं हैं। हम लोग वो ब्यूरोक्रेट्स को आज़ादी दे देते हैं कि ठीक है अपने हिसाब से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। वो बार बार उसको डिले करते रहते हैं और इसलिए डिले करते हैं कि बाद में और पैसा आएगा, उससे और ज़्यादा फिर उनकी कमाई होगी, ऐसा कहा जाता है। और यही कारण है कि ब्यूरोक्रेटिक डिले, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, ये सब कुछ आती है बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड टाइम ओवररन अलाउड इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल रोकने की ज़रूरत है, कॉस्ट एंड टाइम ओवररन। अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया जा रहा है तो टाइमलाइन को बिल्कुल रिजिड रखना चाहिए, तभी जाकर के करप्शन रोका जा सकता है पब्लिक सर्विस में, गवर्नेंस में, तभी जाकर के ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी को काउंटर किया जा सकता है। यहाँ पे धनसिरी रिवर को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। You please attempt this question that is based on this topic. You can submit the answer in the comment section. In our segment, most probable PG topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 316 to 318. Topic number 316 is about Mullaperiyar Dam issue. Mullaperiyar Dam is in Idukki district of Kerala. It is on the junction of Mulla and Periyar river. It diverts the water of Periyar river in the eastern side, and finally it adds to or joins Vagai river, and that Vagai river is very helpful in providing irrigation facility to the Madurai district of Tamil Nadu. तो यहाँ पे डैम बना करके इसके पानी को डाइवर्ट किया गया है, वगई रिवर में मिला दिया गया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 316. टॉपिक नंबर 317 इज अबाउट कोविड टेस्ट. देयर आर 3 kinds of COVID test used in India. ELISA test, it is an antigen test that develops when human body comes into contact with a virus, it develops an antibody, और ये जो ELISA टेस्ट में उसी एंटीबॉडी को टेस्ट किया जाता है. सेकंड इज RT-PCR टेस्ट. इन दिस swab from throat or nose is extracted, RNA is extracted from that swab and then it is converted into DNA, and then a suitable chemical is used to distinguish SARS-CoV from other viruses in this DNA. Third is Feluda test. In Feluda, 2 proteins FNCAS9 and RNAG is used in recognizing the COVID virus. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. टॉपिक नंबर 318 इज अबाउट स्वामित्व स्कीम. स्वामित्व स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विथ improvised technology and village area. Under this scheme, the latest survey technology such as drones will be used for measurement of inhabited land. जहाँ पे लोग रहते हैं उस लैंड को मेजर किया जाएगा इन द रूरल and the village areas, and property cards will be prepared and given to the respective owner. तो इससे होगा क्या कि गांव के एरिया में लैंड को लेकर के डिस्प्यूट्स खत्म हो जाएंगे. डिजिटल रिकॉर्ड बना दिया जाएगा और सबको प्रॉपर्टी कार्ड दे दिया जाएगा ताकि लैंड को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना रहे. दैट इज द पर्पस ऑफ स्वामित्व स्कीम. सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्वामित्व स्कीम. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. This is the answer of question number 313 to 315 that were given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following statements are correct? Ethiopia opens in Red Sea. This is wrong. It does not open in Red Sea. It is a landlocked country. Blue Nile originates in Lake Tana. So this statement is correct. So the correct answer will be option B. Second statement about Heritage Conservation Committee. It is constituted according to Delhi Building Rules of 1983. Absolutely correct. But approval from Heritage Conservation Committee is must for bringing any change in heritage building across India. This is wrong. It is just needed across Delhi. So second statement is wrong. Correct answer will be option A, one only. That's all from our side for today. Thanks for watching.